नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 और विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में पढ़ेंगे। तो कई विद्यार्थियों ने जब ऑफलाइन क्लासें लग गई थी तो समास के बारे में पूछना चाहता, तो मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको इस समास के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिसको आप घर पर बैठकर नोटबुक में नोट करेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए जानते हैं समास के बारे में। समास किसे कहते हैं? परिभाषा इसकी, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यदि दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको समास कहा जाता है। अब इसमें समस्त पद जो नया शब्द बना है, नया शब्द बनता है दो शब्दों को मिलाकर, तो वो समस्त पद कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इन्हें सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक का मतलब है दोनों शब्दों को आपस में मिलकर जो शब्द बना वो सामासिक पद कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया शब्द बनता है दो शब्दों को मिलाकर वह समस्त पद बनता है, तो उसे समस्त पद कहते हैं। अब है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब है समस्त पदों को अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। यानी जो नया शब्द बना है दो शब्दों से, यानी कौन से दो शब्दों से नया शब्द बना है समस्त पद, तो वही दो शब्दों को अलग करना, यानी दोनों को अलग अलग कर देना। बीच में चाहे और लगा दो या योजक चिन्ह लगा देते हैं या लगा देते हैं, या कुछ ऐसे कारक चिन्ह भी होते हैं जिनका लोप हो जाता है समस्त पद लिखते समय, तो उनको लिख दिया जाता है, तो वह समास विग्रह हो जाता है। यानी दोनों पद हैं, दोनों शब्द हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने बताया था नर और नारी, तो ये नर और नारी उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम। तो ये जो शब्द बना है तो इसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, यह है समास विग्रह। ठीक है। अब इसको हम समस्त पद बनाएंगे तो कैसे बनेगा? नर और नर नारी, योजक चिन्ह लगा देंगे तो ये बन गया समास समस्त पद। समस्त पद यानी दोनों शब्द जुड़ गए योजक चिन्ह द्वारा तो समस्त पद, और दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया और बीच में लगाकर तो वो समास विग्रह हो गया। तो इस तरीके से समस्त पद और समास विग्रह होते हैं। और भी कई हैं, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। तो इस तरीके से जब शब्द होते हैं तो वो समस्त पद और समास विग्रह हो जाते हैं। अब आते हैं कि समास होते कितने प्रकार के हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। तो ये अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद अवयव होता है या प्रधान होता है। पूर्व पद अवयव होता है। और अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है बिना खर्च वाले शब्द, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो अव्यय का मतलब बिना खर्च। तो बिना खर्च शब्द का मतलब है कि जिसके, ऐसे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो वो पूर्व पद होते हैं इस अव्ययीभाव समास के अंदर। और या तथा प्रधान भी होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इसमें परिभाषा ये होगी कि ऐसा समास में पूर्व पद अवयव हो, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो और प्रधान हो तो वह अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे
जैसे भरपेट, भरपेट। अब इसमें भर शब्द जो लिखा है ये क्या है, पूर्व पद, अव्यय पद है। भर को दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो भरपेट का मतलब है पेट भरकर, पेट को भरकर, पेट को भरकर, पेट को भरकर का मतलब भरपेट। ये भरपेट है समस्त पद और पेट को भरकर है समास विग्रह। ये समस्त पद बन गया और ये समास विग्रह हो गया। तो ये जो भर शब्द है ये पूर्व प्रधान, पूर्व पद अव्यय है और प्रधान है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसे शब्द और भी हैं जैसे कि आजन, आजन, आजन यानी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। आजन यानी आज जो शब्द बना है ये शब्द क्या है, पूर्व पद है, ये अव्यय शब्द है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे ही हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, हाथों शब्द जो बना है ये अव्यय शब्द है। ऐसे ही धीरे धीरे, दिन दिन, तो ये सभी अव्ययभाव समास वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो अव्ययभाव समास आ गया आपके समझ में। अब आ लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लें। हाँ, तत्पुरुष समास। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। नंबर 2 पहला बता ही दिया मैंने, अव्ययभाव समास। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच में आने वाले प्रसंगों का लोप हो जाता है। यानी इसमें परिभाषा ये होगी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह है ये कारक क्या होते हैं। कारक आपको बताए हुए हैं छोटी क्लासों में। तो कारक के जो 6-8 कारक होते हैं उसमें से 6 कारक जो होते हैं वो इस समास में लिए गए हैं। तो इस कारक में जो प्रथम कारक होता है, कारक के प्रकारों में प्रथम कारक जो होता है कर्ता कारक, उसको नहीं लिया गया है। कर्म से लेकर और संबोधन कारक नहीं लिया है, बाकी सब कारक इसमें लिए गए हैं। 6 कारक हैं, 6 कारकों के विभक्ति चिन्हों को इसमें लिया गया है। तो जैसे कि सबसे पहले अपन लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म कारक होता है। तो कर्म कारक में इसके लिख देता हूं, इसके 6 भाग होते हैं।
पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अब इस कर्म तत्पुरुष समास के अंदर मैंने बताया था कि कारक अपन ने पढ़े ही हैं छोटी कक्षाओं के अंदर जब थे, तब कारक में कर्ता ने कर्म को, वो जो विभक्ति चिन्ह होता है इसमें को का लोप होता है। समास विग्रह करने पर तो को लिखा जाता है और समस्त पद बनाने में को का लोप होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं ग्रामगत। ग्रामगत, ग्रामगत ये क्या है, समस्त पद बना हुआ है। क्या बना हुआ है, समस्त पद बना हुआ है। ग्रामगत यानी दो शब्द आपस में जुड़े रहे। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ या गया, तो यहाँ पर जो को शब्द आया है ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह। अब यहाँ पर को का लोप इसमें हो गया, यानी को इसमें गायब हो गया, तो ये बन गया समस्त पद, यानी दोनों के बीच जो को है उसको हटा दिया गया, तो ग्रामगत हो गया। गत का मतलब गया और ग्राम का मतलब गांव, तो गांव को गया। यहाँ पर अगर हम ओ लिख दिया तो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ये समास विग्रह, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर्म तत्पुरुष समास के अंदर को का लोप होता है। ठीक है, अब लेते हैं अपन दूसरा कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में किसका लोप होता है, से और के द्वारा का लोप होता है। का लोप होता है। से या के द्वारा का लोप होता है। अगर कोई साधन होता है जिसके द्वारा कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी साधन के द्वारा लिखता है तो वह कारक कर्ण तत्पुरुष कर्ण कारक होता है। लेकिन यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास में हम से और के द्वारा का लोप करते हैं, यानी ये इसके विभक्ति चिन्ह है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि मन चाहिए, मन चाहिए, तो ये तो है समस्त पद, और मन से चाहिए, मन से चाहिए यानी मन से चाहिए, ये हो गया समास विग्रह। समास विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर जो से है ये विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप करने पर ये समस्त पद बना मन चाहिए। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे शोकग्रस्त। शोकग्रस्त, तो इसमें आ गया शोक से ग्रस्त। शोक से ग्रस्त, ये से का लोप हो गया इसमें, तो ये समस्त पद और ये समास विग्रह। शोक यानी दुख, दुख से ग्रस्त है। ऐसे ही तुलसीकृत। तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत। अब यहाँ पर के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा कृत। कृत यानी रचना, यानी तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, तो तुलसी के द्वारा रचित यानी साधन लिया है, किसके द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये के द्वारा
और से का जो लोप हो जाता है तो ये समस्त पद बनता है समास। ठीक है, तो ये दो आपको तत्पुरुष समास के अंदर बता दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा तत्पुरुष समास में बताऊंगा। इसके 6 भाग होते हैं, वो आपको आज के वीडियो में बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे अगले तत्पुरुष समास के भाग बताऊंगा। तो इनको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको समझेंगे, बार बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।